दोस्तों, मैं आया हूं शिवाजी के किले में। आज मैं आपको मराठा साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी दूंगा। है तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17वीं शताब्दी का मध्य भारत, यह वह समय था जब भारतीय उपद्वीप की मिट्टी विदेशी सल्तनतों के घोड़ों की टापों से कराह रही थी। उत्तर में मुगलों का वर्चस्व था तो दक्षिण में बीजापुर की आदिलशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही का आतंक आम जनता के मंदिर तोड़े जा रहे थे। खेती बर्बाद थी और आत्मसम्मान जैसे कहीं खो गया था। मराठा सरदार इन्हीं सुल्तानों की चाकरी में अपनी वीरता व्यर्थ कर रहे थे। एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के विरुद्ध खड़ा था। इस घोर अंधकार के बीच सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसी ज्वाला का जन्म होने वाला था जो आने वाले समय में इतिहास का भूगोल बदलने वाली थी। 19 फरवरी 1630 झुन्नर के पास शिवनेरी किले पर माता जीजाबाई की कोख से एक बालक ने जन्म लिया। मां ने देवी शिवाई से मन्नत मांगी थी, इसलिए बालक का नाम शिवाजी रखा गया। उनके पिता शाहजी भोंसे बीजापुर दरबार में एक शक्तिशाली सेनापति थे, लेकिन वे अक्सर युद्धों के कारण परिवार से दूर रहते थे। शिवाजी का बचपन महलों की विलासिता में नहीं, बल्कि सह्याद्री की गुफाओं, उबड़ खाबड़ रास्तों और किलों की दीवारों के बीच बीता। यह भौगोलिक परिवेश ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बनने वाला था। इतिहास अक्सर राजाओं की तलवार की बात करता है, लेकिन शिवाजी महाराज के मामले में असली धार माता जीजाबाई के संस्कारों ने दी थी। शाहजी राजे अक्सर अपनी जागीरों की रक्षा के लिए व्यस्त रहते थे। ऐसे में शिवाजी के मानस पटल पर स्वराज्य का बीज बोने का कार्य जीजाबाई ने किया। उन्होंने बालक शिव को रामायण और महाभारत की कहानियां सिर्फ सुलाने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए सुनाई। उन्होंने समझाया कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही सबसे बड़ा धर्म है। शिवाजी ने बचपन में ही यह समझ लिया था कि वे किसी सुल्तान की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनके हृदय में यह विचार घर कर गया कि यह भूमि हमारी है और इसका शासन भी हमारा ही होना चाहिए। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा में दादाजी कोंडदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने शिवाजी को घोड़सवारी, तलवारबाजी, शासन कला और न्याय व्यवस्था में निपुण बनाया। लेकिन शिवाजी का असली सामरिक विद्यालय मावल का क्षेत्र था। वहां के गरीब लेकिन वफादार किसानों के बेटों के साथ शिवाजी ने मित्रता की। वे उनके साथ जंगलों में घूमते, किलों की संरचना को समझते और छापामार युद्ध की शुरुआती गुण सीखते। शिवाजी ने देखा कि इन मामलों में साहस तो है, लेकिन उनके पास कोई दिशा नहीं है। उन्होंने इन बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में पिरोना शुरू किया। साल 1645 शिवाजी की उम्र मात्र 15 से 16 वर्ष रही होगी। उस छोटी सी उम्र में उनकी सोच अपने समय के दिग्गजों से कोसों आगे थी। वे अपने चुनिंदा साथियों के साथ रायरेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां शिवलिंग के सामने शिवाजी ने अपने हाथ की उंगली चीरकर रक्त से अभिषेक किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा ली। यह केवल एक राज्य बनाने की शपथ नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान को पुनः जीवित करने का संकल्प था। शिवाजी जानते थे कि उनके पास ना तो मुगलों जैसा खजाना है, ना ही बीजापुर जैसी विशाल सेना। उनके पास था तो सिर्फ सह्याद्री का साथ और मावलों का बलिदान देने वाला जज्बा। उन्होंने पहला वार किया तो किले पर। बीजापुर के सुल्तान को लगा कि यह एक युवा लड़के की नादानी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उस तूफान की पहली गूंज थी जो मुगल साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। स्वराज्य की शपथ के बाद महाराज ने दुर्गम पहाड़ों को अपना घर बना लिया। तोरणा किले की मरम्मत के दौरान उन्हें गुप्त धन मिला, जिसे उन्होंने राजगढ़ जैसे अभेद्य दुर्ग के निर्माण में लगाया। राजगढ़ स्वराज्य की पहली धड़कती हुई राजधानी बना। महाराज ने अपनी सेना में ऊंच नीच का भेद पूरी तरह मिटा दिया था। उनके लिए कोली, भंडारी, महार और ब्राह्मण सभी समान रूप से स्वराज्य के रक्षक थे। उन्होंने अपने सैनिकों को कड़ा निर्देश दिया था कि किसी भी गांव की बहू बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए और किसानों के हल और बैल को हाथ नहीं लगाया जाएगा। इसी समय एक वीर योद्धा का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जिनका नाम था तानाजी मालुसरे। सिंहगढ़ किले को जीतने के लिए तानाजी ने अपने पुत्र की शादी तक छोड़ दी और कहा कि पहले शादी कोना की होगी। आधी रात को घोर अंधेरे में रस्सी की सहायता से पहाड़ पर चढ़े तानाजी और उनके मावलों ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने स्वराज्य को सिंहगढ़ दिला दिया। महाराज ने दुखी होकर कहा था कि गढ़ आया लेकिन सिंह गया। यह वो जज्बा था जिसने आम किसानों को महान योद्धा बना दिया था।
महाराज ने एक अद्भुत सूचना तंत्र विकसित किया था। उनके गुप्तचर बहिर्जी नायक भेष बदलने में इतने निपुण थे कि वह दुश्मन के शिविर में घुसकर उनके भोजन का स्वाद तक बता देते थे। इसी सूचना तंत्र के बल पर महाराज ने जावली के मोरे घराने और जांजीरा के सिद्धियों को धूल चटाई। स्वराज्य का स्वप्न अब वास्तविकता की ओर बढ़ चुका था। तोरणा, चाकण और कोढ़ाना जैसे किलों पर शिवाजी महाराज के अधिकार ने बीजापुर दरबार की रातों की नींद उड़ा दी थी। सुल्ताना बरी बेगम ने भरी सभा में ललकारा, कौन रोकेगा उस शिवा को। तब एक 7 फीट का पर्वत जैसा आदमी आगे आया। अफजल खान उसने कसम खाई कि वह शिवाजी को या तो जिंदा पकड़ कर लाएगा या उसका सिर सुल्तान के कदमों में डाल देगा। अफजल खान केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक क्रूर कूटनीतिक था। उसने रास्ते में मंदिर तोड़े और लोगों को प्रताड़ित किया ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आकर पहाड़ों से बाहर निकल आए। लेकिन शिवाजी जानते थे कि यह युद्ध तलवारों का नहीं, सब्र और रणनीति का है। 10 नवंबर 1649 प्रतापगढ़ की तलहटी में एक शामियाना सजाया गया। अफजल खान को लगा कि शिवाजी डर गए हैं, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी सुरक्षा के लिए तैयार थे। उन्होंने कपड़ों के नीचे चिलखत पहना था और हाथों में वाघनख छिपा रखे थे। जैसे ही अफजल खान ने उन्हें गले लगाने के बहाने अपनी मजबूत भुजाओं में जकड़कर खंजर से वार किया, वह खंजर शिवाजी के कवच से टकराकर रह गया। अगले ही पल महाराज ने अफजल का पेट फाड़ दिया। यह केवल एक वध नहीं था, यह दुनिया को संदेश था कि स्वराज्य की नींव को हिलाना नामुमकिन है। बीजापुर के बाद अब बारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य की थी। औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1.1 लाख की सेना के साथ पुणे भेजा। शाहिस्ता खान ने शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल पर कब्जा कर लिया। महाराज ने एक अद्भुत दुस्साहस दिखाया। उन्होंने शादी की टोली के भेष में अपने चुनिंदा 400 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में लाल महल पर हमला कर दिया। शाहिस्ता खान जान बचाकर की खिड़की से कूदा, लेकिन महाराज की तलवार ने उसके हाथ की 3 उंगलियां काट दी। मुगलों की इतनी बड़ी सेना के बीच घुसकर उनके सेनापति को घायल करना और सुरक्षित बाहर निकल आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1666 में मिर्जा राजा जय सिंह के साथ हुई पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज आगरा के मुगल दरबार पहुंचे। औरंगजेब ने उन्हें तीसरी पंक्ति के मनसबदारों के पीछे खड़ा करके उनका अपमान किया। शिवाजी महाराज ने भरी सभा में औरंगजेब को ललकारा और बाहर निकल गए। उन्हें और उनके पुत्र संभाजी को जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया गया। मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन महाराज का मस्तिष्क शांत था। उन्होंने अपनी बीमारी का नाटक किया और गरीबों को मिठाई के टोकरे बांटना शुरू किया। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी और संभाजी उन्हीं मिठाई के टोकरों में छिपकर आगरा से निकल भागे। ये पलायन आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे महान रोमांचक कहानियों में गिना जाता है। शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध नीति को एक विज्ञान बना दिया था। वे जानते थे कि मुगलों की विशाल सेना खुले मैदान में अजेय है, इसीलिए उन्होंने युद्ध को पहाड़ों, घने जंगलों और दुर्गम घाटियों में खींच लिया। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन बिजली की तरह तेज थी। हमला करो और गायब हो जाओ। मुगल सैनिक इसी उलझन में पागल हो जाते थे कि दुश्मन कहां से आया और कहां गया। शिवाजी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर बुद्धि और संकल्प साथ हो तो दुनिया की किसी भी विशाल सेना को घुटनों पर लाया जा सकता है। 1674 तक शिवाजी महाराज ने मुगलों और आदिल शाही के बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन तकनीकी रूप से दुनिया की नजर में वे अब भी एक विद्रोही या जमींदार के बेटे ही थे। मुगल उन्हें पहाड़ी चूहा कहते थे। महाराज जानते थे कि जब तक स्वराज्य को एक कानूनी और धार्मिक मान्यता नहीं मिलती, तब तक इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना जाएगा। 6 जून 1674 को रायगढ़ के दुर्ग पर वह ऐतिहासिक क्षण आया। काशी के विद्वान गागा भट्टा ने उनका राज्याभिषेक किया। महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की। यह केवल एक व्यक्ति का राज तिलक नहीं था, बल्कि 300 वर्षों की गुलामी के बाद एक स्वतंत्र स्वदेशी सत्ता का पुनर्जन्म था। महाराज ने एक नया पंचांग शुरू किया और अपने नाम के सोने के सिक्के जारी किए। रायगढ़ अब केवल एक किला नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज्य की धड़कती हुई राजधानी बन चुका था। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता अद्भुत थी।
उन्होंने उस समय के यूरोपीय व्यापारियों को देखकर यह समझ लिया था कि जिसके पास समुद्र है उसी के पास शक्ति है। उन्होंने कहा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य। भारत की विशाल समुद्री सीमा होने के बावजूद उस समय किसी भी भारतीय राजा के पास अपनी नौसेना नहीं थी। महाराज ने कोंकण के तट पर अपने जहाज बनाने शुरू किए। उन्होंने कल्याण, भिवंडी और पेड़ जैसे स्थानों पर जहाज बनाने के स्थान बनवाए। उन्होंने समुद्री डाकुओं और जंजीरा के सिद्धियों को रोकने के लिए सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग और खांदरी जैसे अभेद्य जल दुर्गों का निर्माण किया। आज भारतीय नौसेना उन्हें अपना जनक मानती है और उनका राज चिन्ह आज भी नौसेना के ध्वज पर शान से लहराता है। शिवाजी महाराज केवल युद्ध के मैदान की ही नहीं बल्कि मेज पर बैठकर शासन चलाने में भी निपुण थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल का गठन किया जो आज की शासन प्रणाली जैसा था। इसमें 8 मंत्री होते थे। पेशवा राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था, अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा, सचिव सरकारी पत्रों और आदेशों का संपादन, मंत्री दरबार की गतिविधियों और जासूसी का कार्य, सेनापति सैन्य संगठन और युद्ध नीति, सुमन अन्य राज्यों के साथ संबंध, न्यायाधीश न्याय व्यवस्था के प्रमुख, पंडित राव धार्मिक और सांस्कृतिक मामले। इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को कम किया और शासन में पारदर्शिता लाई। महाराज ने जागीरदारी प्रथा को खत्म कर सरकारी वेतन की शुरुआत की ताकि कोई भी अधिकारी खुद को राजा ना समझने लगे। राज्याभिषेक के बाद महाराज की दृष्टि केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही। उन्होंने दक्षिण भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसे दक्षिण दिग्विजय कहा जाता है। वे अपनी विशाल सेना के साथ कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़े। यहां उनकी भेंट गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तान से हुई, जहां महाराज का स्वागत किसी देवता की तरह किया गया। उन्होंने जिंजी और वेल्लोर जैसे अभेद्य किलों को जीता। जिंजी का किला इतना मजबूत था कि बाद में मुगलों के खिलाफ संघर्ष में वह मराठों का मुख्य केंद्र बना। महाराज ने दक्षिण में भी उसी तरह की न्याय व्यवस्था और राजस्व प्रणाली लागू की जैसी महाराष्ट्र में थी। उन्होंने स्थानीय जनता को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा दी और उनके गौरव को पुनर्जीवित किया। महाराज ने अपने सौतेले भाई व्यंकोजी राजे के साथ भी मधुर संबंध बनाने की कोशिश की और उन्हें स्वराज्य के महान विचार से जोड़ा। महाराज के इस अभियान ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक क्षेत्रीय राजा नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक स्वतंत्र सोच रखने वाले सम्राट थे। उनकी इस यात्रा ने दक्षिण के हिंदू राज्यों को एक नया साहस दिया और उन्हें बाहरी ताकतों के विरुद्ध खड़ा होना सिखाया। महाराज की हर जीत के पीछे उनकी वह पवित्र सोच थी जो मानवता और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थी। शिवाजी महाराज का स्वराज्य जनता का राज्य था। उन्होंने आदेश दिया था कि युद्ध के दौरान भी किसी किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मुगलों की उस प्रथा को बंद किया जहां किसानों से उनकी पूरी कमाई छीन ली जाती थी। महिलाओं के प्रति महाराज का सम्मान उनके चरित्र का सबसे उज्जवल पक्ष था। कल्याण के सूबेदार की बहू का प्रसंग जग जाहिर है, जहां उन्होंने दुश्मन की स्त्री को अपनी माता के समान सम्मान देकर सुरक्षित घर पहुंचाया। उनके सैन्य नियमों में कड़ा निर्देश था। महिलाओं और बच्चों पर हाथ उठाना तो दूर, उनका अपमान करने वाले का सिर कलम कर दिया जाएगा। इसी नैतिक बल के कारण मुगलों के कई हिंदू और मुस्लिम सिपाही भी महाराज के प्रति आकर्षित होते थे। सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन के कारण मराठी और संस्कृत जैसी भारतीय भाषाओं में अरबी और फारसी शब्दों का बोलबाला हो गया था। शिवाजी महाराज ने राज्य व्यवहार कोश बनवाया, जिसके माध्यम से प्रशासन में अपनी भाषा के शब्दों को पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और लुप्त हो रही भारतीय कलाओं को संरक्षण दिया। वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो और आधुनिकता की ओर अग्रसर हो। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने देह त्यागी। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन दिल्ली में औरंगजेब ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि पहाड़ी चूहा अब नहीं रहा तो दक्षिण को जीतना अब बच्चों का खेल होगा। 1681 में औरंगजेब अपनी विशाल मुगल सेना, असीमित खजाना और अपनी पूरी सल्तनत लेकर दक्षिण की ओर कूच कर गया। उसका संकल्प था मराठा साम्राज्य का नामो निशान मिटाना, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। औरंगजेब ये सोचकर आया था कि वह कुछ महीनों में लौट जाएगा, पर वह ये नहीं जानता था
कि दक्षिण की यही मिट्टी उसकी और उसके साम्राज्य की कब्र बनने वाली है। शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना औरंगजेब ने भी नहीं की थी। संभाजी महाराज ने 9 वर्षों तक मुगलों, सिद्दी, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ युद्ध लड़ा। उन्होंने लगभग 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी युद्ध नहीं हारा। पुर्तगालियों के खिलाफ पोंडा के युद्ध में संभाजी ने ऐसी वीरता दिखाई थी कि मुगल सेना उन्हें देखकर ही कांप उठती थी। संभाजी महाराज के काल में मुगल एक भी मराठा किला पूरी तरह जीत नहीं पाए। 1679 में धोखे से संभाजी महाराज को संगमेश्वर में बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने उनके सामने दर रखी, धर्म परिवर्तन करो और स्वराज्य की जानकारी दो। संभाजी महाराज ने मौत को चुना लेकिन स्वाभिमान को नहीं। 40 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, खाल खींच ली गई, लेकिन उस शेर की दहाड़ कम नहीं हुई। औरंगजेब की यह सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। संभाजी महाराज की हत्या ने मराठों के मन में डर नहीं बल्कि मुगलों के प्रति एक ऐसी नफरत और प्रतिशोध की ज्वाला भर दी कि स्वराज्य अब राजा का युद्ध ना रहकर जनता का युद्ध बन गया। संभाजी के बाद छत्रपति राजाराम और उनके बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने स्वराज्य की कमान संभाली। ताराबाई की सामरिक सूझबूझ ने मुगलों को पस्त कर दिया। उन्होंने औरंगजेब की आर्थिक घेराबंदी की नीति को उसी पर उलट दिया। मराठे अब केवल किलों की रक्षा नहीं कर रहे थे बल्कि मुगलों के कब्जे वाले इलाकों पर हमला कर उनकी रसद काट रहे थे। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, उसका खजाना खाली हो रहा था और उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था। वो मराठों को जितना कुचलता वे उतने ही वेग से उभरते। 1700 साल अहमदनगर के शिविर में 88 वर्षीय औरंगजेब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका वह सपना टूट रहा था जिसके लिए उसने 27 साल जंगलों और टेंटों में बिता दिए थे। वो जिस मराठा शक्ति को मिटाने आया था वही अब दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। शिवाजी महाराज ने जो बीज बोया था वो अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था। आने वाले दशकों में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा ध्वज कटक से अटक तक लहराया। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत केवल किलों और नक्शों के लिए तक सीमित नहीं है, वह आज भी हर भारतीय के आत्मसम्मान में जीवित है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की भावना जगाने के लिए शिव जयंती का उत्सव शुरू किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के लिए महाराज एक प्रेरणा पुंज थे। शिवाजी महाराज ने सिखाया कि संसाधन कम हो तो भी इच्छा शक्ति से भूगोल बदला जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि न्यायप्रियता ही शासन का असली आधार है। आज जब हम भारतीय नौसेना के जहाजों को देखते हैं या अपनी सैन्य रणनीतियों पर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस सह्याद्री के शेर की परछाई जरूर दिखती है। हिंदवी स्वराज्य एक राज्य नहीं बल्कि एक विचार है जो अजय था, अजय है और अजय रहेगा। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास उन लोगों का नहीं होता जो केवल बड़ी सेनाएं रखते हैं, बल्कि उनका होता है जिनके पास एक बड़ा संकल्प और अपनी मिट्टी के प्रति अथाह प्रेम होता है।